सभी को नमस्कार। रूट्स की बातें कार्यक्रम से मैं शुभ्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कुछ तो है कुछ तो है जीवन में ऐसा, पीर बहुत अनजानी है। चंचल मन अब पूछ रहा है, क्यों इतनी हैरानी है। क्यों कुछ भी ना कहते कहते क्यों कुछ भी ना कहते कहते आंखें सब कुछ कह जाती हैं। अल्हड़पन का मौन समर्पण कहता नई कहानी है। जी हाँ, यह पंक्तियां लिखने वाली आदरणीय अरुणा सब्रवाल जी हमारे साथ हैं आज के इस कार्यक्रम में। अरुणा जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद शुभ्रा जी। कार्यक्रम में आप मुझे निमंत्रण देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि आपने मुझे चुना है। और इसके साथ साथ मैं मेरी ओर से दर्शकों को भी प्रेम नमस्कार। आपके बारे में कौन नहीं जानता है। जो आपकी जिसने आपकी कविताएं सुनी हैं, कहानियां पढ़ी हैं, बहुत सारे पाठक हैं जो आपके प्रशंसक हैं। तो आपके बारे में कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को बताते चलूं। ब्रिटेन की हिंदी साहित्यकार आदरणीय अरुणा सबरवाल जी को 30 वर्षों का शिक्षण अनुभव है। आपके कार्य क्षेत्र में अंग्रेजी की प्रमुखता के बावजूद आपने अपनी भाषा हिंदी को छोड़ा नहीं और 2008 से खूब लिखना शुरू कर दिया। आपकी कहानियां हिंदी के प्रमुख पत्रिकाओं में छपती रही हैं, जिनमें वागर्थ, कथाक्रम, संचेतना, आधारशिला, वर्तमान साहित्य, नया ज्ञानोदय एवं सरिता प्रमुख है। आपकी अब तक 3 कविता संग्रह और 7 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आप ब्रिटेन की साहित्यिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों द्वारा आयोजित साहित्यिक आयोजनों सम्मेलनों में सम्मिलित होती रहती हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि आपकी कहानियां अब पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हो चुकी हैं। आपको अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें मानपत्र उच्चायोग लंदन यूके हिंदी सम्मेलन द्वारा विशिष्ट सम्मान एवं प्रवासी लेखन हेतु डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान भी सम्मिलित है। तो मैं एक बार आपका फिर से पुनः स्वागत करते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ अरुणा जी कि लंदन में, ब्रिटेन में आपकी जो लेखनी की यात्रा है वो कब और कैसे शुरू हुई, कुछ थोड़ा बताएं। शुभ्रा जी, सबसे पहले तो इतना प्यारा परिचय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी लेखन की यात्रा अ, मेरे अवकाश के बाद स्टार्ट हुई। मेरी लेखन की यात्रा बहुत लंबी नहीं है। पहले एक अकेली होने के कारण, विधवा होने के कारण मैं काम में, बच्चों को पालने पोसने में लगी रही, लेकिन लेखन के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। और मेरा, सच कहूँ तो मेरा लेखन में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था बचपन से ही। मुझे था एक्स्ट्रा गा लो, बजा लो, क्या बात है। कर लो, और कविता कर लो, पेंटिंग कर लो। तो इसलिए मेरी लेखन की यात्रा अ, बहुत छोटी है और मैं नहीं जानती मैं कब और कैसे लेखिका बन गई। छोटी। आप ये आपका बड़प्पन है कि आप ये कह रही हैं कि ये बहुत छोटी यात्रा रही। लगातार 25 से ज्यादा वर्षों तक लिखते रहना आसान नहीं है। 15, मतलब 15-16। ये वो ऐसा हुआ लेखन की यात्रा मेरी। अवकाश के बाद मैं एक दिन बैठी थी तो 2008 की बात है। अ, मैं बर्मिंघम में थी। हमारे बर्मिंघम में एक गीतांजलि समुदाय, बहुभाषी समुदाय है। हम्म। तो एक मेरी मित्र मुझे जबरदस्ती वहाँ ले, हम्म। मेरा मन नहीं था जाने को, पर वो मुझे वहाँ ले गई। और वहाँ एक दो मीटिंग मैंने अटेंड की। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक वर्कशॉप की। तो उस वर्कशॉप में सुप्रसिद्ध ममता कालिया जी और तथा रविंद्र कालिया जी द्वारा की गई। क्या और बात है। उसके साथ हमारे लोकल कहानीकार तजेंद्र शर्मा जी भी थे। तो उस वर्कशॉप के बाद
एक दिन उन्होंने क्या कहा कि ममता जी ने कहा कि अब आप कहानी लिखो। तो ममता जी और रविंद्र कालिया जी का ये कहकर तो चले गए। अब बात आई गई होगी, किसी ने सोचा भी नहीं कहानी लिखने के लिए, ऐसे ही सोचा था, ऐसे जिक्र कर दिया होगा। तो एक दिन मैं अपने गार्डन में बैठी थी, तो ऐसे ही मन में आया कि एक कहानी लिखती हूँ। तो मैंने कॉपी पेंसिल से ना अब एक कहानी लिख दी, तो जो कि मेरे परिवार की ही कहानी थी। तो वो कहानी लिख दी। तो फिर जब मैं सितंबर में स्कूल इंडिया गई, भारत गई, तो वहाँ मैं ममता कालिया जी के घर गई। ममता कालिया जी वहीं जहाँ मैं रहती हूँ, वहीं लाजपत नगर में रहती थी। तो मैं उनके यहाँ गई, मैंने डर डर से उनसे कहा कि ममता जी मैंने कहानी लिखी। तो वो तो बड़ी एक्साइटेड हो गई, उन्होंने मुझे कहा दिखाओ। तो मैंने दिखा दी उनको। तो वो कहती है मेरे पास छोड़ दो। तो मैं तो शशोपंज में पड़ गई, वो तो कहानी पेंसिल में लिखी हुई थी। तो वो कहती है क्यों? मैंने कही तो मेरे पास तो कहानी की कॉपी भी नहीं है। तो उन्होंने नीचे से जाके ना कभी कहानी की फ़ोटो कॉपी करवाई और अपने पास रखी। तो एक दिन क्या हुआ, जब मैं स्कूल से वापस आई, मैं भूल गई इस बात को। कई हफ्ते, 2-3 महीने हो गए, मैं स्कूल से वापस आई, तो मैंने देखा मेरी आंसरिंग मशीन पे 30-40 मैसेजेस पड़े हैं। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा पहली बार इतने मैसेजेस। तो जब मैंने मैसेज सुने, तो उसमें मेरी कहानी का बहुत प्रशंसा की गई, और मुझे पता भी नहीं था ये कहानी की प्रशंसा क्यों हो रही है। तो फिर मुझे पता लगा कि वो मेरी कहानी नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई। क्या बात है, पहली कहानी, और वो भी। कहानी और नया ज्ञानोदय में प्रकाशित हुई है। और फिर मुझे हैरानी हुई कि मुझे तो कोई जानता भी नहीं है। तो फिर मुझे पता लगाया गया कि वो इंडिया में लोगों ने इंडियन हाई कमीशन से पता किया कि ये कहानी किसने लिखी। तो फिर ऐसे मेरा फ़ोन नंबर लिया गया। उसके हाँ। बाद तो उसके बाद उससे मुझे इतनी प्रेरणा मिली कि आप मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। नहीं नहीं, तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, हाँ, क्योंकि मैंने भी आपकी कई कहानियां पढ़ी हैं जिनमें आखिरी धागा है, उसका घर है। पाठकों को बांधे रहती हैं आपकी कहानियां, और एक उत्सुकता भी मन में पैदा करती हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए, जब कहानियों की ही बात चल रही है, तो मैं थोड़ा सा, और लिखने की बात चल रही है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसा मैंने बताया भी कि 30 सालों से आप वहाँ ब्रिटेन में स्कूलों में कार्य करती रही हैं शिक्षण का। तो एकदम अंग्रेजी का पूरा वातावरण, बाहर जब आप बाहर घर से जा रहे हैं स्कूल में अंग्रेजी, फिर अचानक से हिंदी पे जब आपने लिखना शुरू किया, मतलब अचानक से नहीं, ऑब्वियसली ये तो हमारे अंदर होता है। कोई आपको मुश्किल, कोई दिक्कत, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित होकर लिखना, कुछ इसके बारे में बताएं, कैसा रहा आपका अनुभव अंग्रेजी से हिंदी पे आना? तो मैंने कहा लेखन में तो अब मैं कदम रख ही चुकी थी। ज़्यादा लिखा तो नहीं था, पर कदम तो रख लिए थे। तो मैंने देखा कि अपने चारों ओर की जो हमारी हिंदी भाषा है ना, हम्म। वो कुछ उसके लिए कुछ काम अच्छी तरह से हो नहीं रहा। अंग्रेजी भाषा ओवरटेकिंग कर रही है भाषा को। तो भाषा संकट में है, मुझे लगा कि भाषा संकट में है, तो इसीलिए क्यों ना इस अपनी भाषा को प्रमोट किया जाए। तो मैं, वैसे तो मैं पंजाबी हूँ, पर इसीलिए मैंने मातृभाषा मेरी पंजाबी होते हुए हिंदी में लिखकर देश का ऋण चुकाने की ठानी। क्या बात है, कितनी प्यारी बात आपने कही। तो चलिए, मैं फिर, जी कुछ आप कह रहे थे। मनुष्य जिस मिट्टी में पल कर बड़ा होता है, तो उस मिट्टी की भीनी भीनी सुगंध उसका पीछा नहीं छोड़ती, जो कि उसे अपने देश की संस्कृति तथा भाषा से दूर रहने के एहसास की पीड़ा को कुचोड़ती रहती है। तो
बस यही भाव लेके मैंने हिंदी में लेखन शुरू किया। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हम कहीं भी रहें, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, वो तो हमारे साथ साथ ही चलती है। कितनी सही बात आपने कही। अब जब आपकी कहानियों के बारे में बात हो रही है, और जैसा कि मैंने भी कहा कि मैंने आपकी कहानी उसका घर पढ़ा, मुझे बहुत अच्छी लगी और वो पुरस्कृत भी है। तो पहले तो आप ये बताइए, जैसे आपने अभी बताया, आपने अपनी पहली कहानी की बात बताई, तो कैसा अनुभव रहा, कैसा लगा आपको जब आपको पता चला कि आपकी कहानी उसका घर पुरस्कृत हुई है? कुछ अपने भाव बताएं। ईमानदारी से कहूँगी, मुझे तो पता ही नहीं लगा, मुझे तो किसी ने बताया। मुझे भारत से एक मेरी मित्र का आया कि अरुण, तुम्हारी कहानी उसको घर को नारायणी पुरस्कार मिला। क्या बात है। तो मुझे पहले तो यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो कहानी भेज के भूल चुकी थी उसको। तो उसके साथ मुझे 5,000 रुपये भी मिले। ये शुरू शुरू की बात है। क्या तो बात है। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात थी कि एक कहानी मैंने इतना लेट शुरू किया लेखन, और उसके ऊपर कहानी को पुरस्कार मिलना एक मेरे लिए तो एक अचंभा था बिल्कुल। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। और आप ये कह रही हैं कि ये पुरानी बात है, लेकिन अभी भी अगर इस कहानी को पढ़ा जाए तो वो नई नई सी ही लगती है। ये इस कहानी का मुझे इंस्पिरेशन कैसे आई थी, जबकि हम सब लोग, आप, मैं, हर कोई बच्चा और इंसान अपने घरों में देखता आया है। अपने घरों में देखता आया है कि हमारे घरों में माँ की या औरत की स्थिति क्या है। तो मैंने एक कविता लिखी थी जिसका था चिंतन, जिसका शीर्षक था, उसमें था कि एक जो लड़की है वो अपने पिता से कहती है कि मैं लिखना चाहती हूँ। तो वो पिता, वो कहती है कि मैं अपने मन के राज कैसे छुपा सकती हूँ, मैं कागज़ पर सजाना चाहती हूँ। तो उसके पिताजी उनको कहते हैं, बेटा तेरा भाग तो सीपी में बंद है, आप तुम इन कल्पनाओं आशाओं को छुपा लो तो ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। तुम्हें किसी और के घर में जाना है, तुम्हें किसी और के गले का हार बनना है। तो फिर उसके बाद जब वो शादी होती है तो वो अपने ससुराल जाती है, तो अपने पति से वही बात कहती है कि लेखन करने को मन तड़प रहा है। तो वो बोलते हैं कि सुन मेरी प्रीतम, मस्तिष्क तो तुम्हारा फड़क रहा है, पर एक बार तुमने कभी सोचा है कि सृजन करोगी, अपने भावों को नव जीवन दोगी, तो लोग क्या सोचेंगे? ना तुम्हारा तनिक सोचो सजनी, भारी होगा तुम पर हर पुरुषों को ललचाने का इल्जाम लगाए जाएंगे। तो लोग ये कहेंगे, ये तुम्हारी सोच आई कहाँ से? बिल्कुल। मैं समझ रही हूँ। एक तो महिला को कितना संतुलित होकर चलना पड़ता है। प्रदर्शन करने का कोई अधिकार मैं नहीं तुम्हें इजाजत दूंगा। तो वहाँ पहले बाप इजाज़त नहीं देता है, फिर पति इजाज़त नहीं देता है कि वो जो करना चाहती है, और फिर आखिर में जब वो बेटे के घर जाती है तो ऑफ कोर्स मूवी हो जाती है। तो वो अपने बड़े घायल मन से अपने बेटे को कहती है कि अब जीवन के इस पड़ाव में मेरे चिंतन का घड़ा उभर रहा है, मैं लिखना चाहती हूँ कुछ। तो बेटा उसको कहता है कि माँ, क्या तुम्हें हो गया इस उम्र में? ये तुम्हारी शिथिल उंगलियां क्या तुम्हारी कमल कलम को सह पाएंगी? तो उन्होंने कहा कि मेरा आपसे एक निवेदन है कि ये माँ का प्यार तुम बांटो मत अब किसी के साथ, लेखन के साथ। माँ का एहसास माँ का एहसास रहने दो। तो इस विचार को लेके मेरे मन में आया कि ये कहानी में बहुत अच्छी बनेगी। क्या बात है। नहीं नहीं, और ये बहुत अच्छी कहानी बनी भी है। कि औरत और का तो कभी कोई घर होता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। और मैं यहाँ पे दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि ये बहुत आसानी से गूगल पे है और यूट्यूब पर भी है। तो आप जब भी आपको समय मिले, आप निकालें इस कहानी को और सुने या पढ़ें। अब जब आपके कहानियों के बारे में और आपके लिखने के बारे में बात हो रही है, तो मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि
कब समय निकालती हैं लिखने का, और मुख्य कारण क्या है, क्यों लिखती हैं? कुछ इसके बारे में बताएं। कब लिखना चाहती हूँ और क्यों लिखना चाहती हूँ? हाँ। एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, आप आराम से अपना समय ले लें। और मैंने आपकी, या फिर अगर अगर आप कहें तो, अगर आप, मैं कुछ और प्रश्न पूछ सकती हूँ। आपकी कहानियों के बारे में बात हो रही है तो आप अपनी किसी दो पसंदीदा कहानियों के बारे में ही पहले बता दें। तो मैं वो बता देती हूँ पाठकों को पहले 2 कहानियों के बारे में। हाँ हाँ। आप मैं अगर ये, जैसा कि मैंने अभी निवेदन भी किया दर्शकों से कि आपकी कहानियां पढ़ें, तो अगर कोई दो कहानी मैं आपसे पूछूं, तो आप उन दो कहानियों का नाम बताएं जो हर कोई आपके नाम के साथ ढूंढ के पढ़ना चाहेगा। असल में मेरी कहानियों की पृष्ठभूमि वर्तमान समय में के परिवेश के साथ है, जहाँ हम्म। मैं रहती हूँ। हम्म। वहाँ वहाँ की सभ्यता से पाठकों का मैं सीधा साक्षात्कार आती है। हम्म। समाज की परंपराएं, रूढ़िताएं और सक्रियता का खंडन करती हैं। ये मेरी कहानी है। मेरी हर कहानी में ये पाया जाता है। एक ही बिल्कुल। कहानी नहीं है। हर कहानी में मैं खंडन करती हूँ और उसी के हिसाब से कहानी लिखती हूँ। तो मेरी 2 कहानियाँ, वैसे तो हर एक कहानीकार को अपनी हर कहानी बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत मुश्किल प्रश्न है कि चूज़ करना कि कौन-सी कहानी अच्छी है। तो मैं ये एक कहानी है उडारी। क्या बात है। उडारी पंजाबी का शब्द है, हम्म। हिंदी में उड़ान कहते हैं। हम्म। तो प्रवास में रहकर वहाँ की सामाजिक मुद्दे मुझे कुचोट-कुचोट कर चुभते थे। तो ये कहानी जो है, एक सामान्य से ज़रा हटकर है। हम्म। एक नारी होने के नाते स्वयं से स्वयं का साक्षात्कार। इस कहानी के संदर्भ में 2 शब्द आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। ये कहानी आत्मबोध के धरातल का वह यथार्थ है जो नारी वर्ग के लिए सकारात्मक सोच रखता है हम्म। और उनके लिए आनंद मार्ग भी खोलता है। हमारे भारतीय समाज में परोक्ष रूप से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हम एक सात्विक आवरण से स्वयं को स्वयं से ढके रहते हैं। सही कहा आपने। हाँ, आप लोग क्या ऐसा क्या करना, आप लोगों से पूछती हूँ, क्या ऐसा करना आपके प्रति अन्याय नहीं है क्या? मैं सभी औरतों से पूछ रही हूँ, सभी नारियों से पूछ रही हूँ। ये मेरी कहानी स्वयं को स्वयं का अद्भुत साक्षात्कार करा, क्योंकि हमें समाज, परिवार और स्वयं के लिए जीवंत हो जिंदगी को जीना चाहिए। उडारी कठोर यथार्थ पर मानवीय संवेदना और प्रेम की कहानी है। जज्बातों की उड़ान की कहानी है। अपनी भावनाओं और सामाजिक बंधनों से बंधी एक औरत की कहानी है जो सांसारिक बंधनों को परे रखकर अपने पंख पसारकर खुशी से आकाश में उड़ जाना चाहती है। क्योंकि क्या बात है। हम जो औरतें हैं ना, हम बिना मतलब के हर औरत को दोष देते रहते हैं, पर हमें उसकी मनोस्थिति नहीं पता कि उसके मन में इस बात के लिए कितने द्वंद्व उठ रहे हैं, कितनी बार उसको कितने पुल पार करने पड़ते हैं कुछ करने के लिए जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तो हम विदाउट उसका परिप्रेक्ष्य जानते हम तरह तरह की बातें करती हैं। इसमें नारी का द्वंद्व दिखाया है। एक छोटी सी डेट के लिए बच्चे क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, माँ बाप क्या कहेंगे, पति क्या, ये क्या होगा। तो और दूसरी कहानी मैं कहूँगी आपके सामने रखूँगी, कील। क्या बात है। कील। कील का मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो हम लोग सभी करते हैं। हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी आदर्शवादी बातें करते हैं। मैं जाति प्रथा में विश्वास नहीं रखती हूँ, मैं ऊंच नीच नहीं करती हूँ, मैं भेदभाव नहीं रखती हूँ। पर किंतु पता तब लगता है जब वो स्थिति हमारे ऊपर आ बनती है। बिल्कुल। इस कहानी में भी
कील को मैंने एक बिंब के तौर से लिया। जो बिंब है वो जैसे कील ठुकती रहती है ना, तो वो जो बिंब मैंने लिया है वो लिया है गिल्टी कॉन्शियस का बिंब। तो ये दो सहेलियां होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, एक के दो लड़के एक के दो लड़कियां हैं। तो लड़की वाली विडो होती है, वो सोचती है कैसे रिश्ता होगा बेटियों का। तो जो दूसरी फ्रेंड होती है वो अपने बेटे का रिश्ता मांगती है। तो बड़ी खुशी होती है कि मुझे थाली में परोस के रिश्ता मिल गया। तो वो जो लड़के वाली है वो कहती चलो मैं आपको अपने मंदिर लेके जाती हूँ। तो उसको वहाँ वो छोटी जात के मंदिर में, रविदास जी के मंदिर में ले जाती है। तो उसको बहुत अजीब लगता है, वो ब्राह्मण परिवार से होती है, वो कभी ऐसे मंदिर में गई नहीं। तो कोई नहीं, वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो फिर वो अपनी उसकी फ्रेंड उसको बताती है कि फिर वो बताती हम इस जात के हैं। तो जिस क्षण वो सुनती है कि वो इस जात की है, उसको एक तरह से ना बिच्छू सा काट जाता है। कहती ये क्या हो गया है, मैं अपनी बेटी इसका इस जाति में दूंगी, उसका परिवार उसी जाति का बन जाएगा। तो वही औरत जो इतने बहुत शेखी मारती थी कि मुझे कोई भेदभाव नहीं है जात प्रथा का, ऊंच नीच का, तो अब उसके अंदर एक गिल्ट आ जाता है। समझ तो सकती हूँ मैं। हाँ, वो गिल्ट उसमें ना ठुकने लगता है अंदर ही अंदर, उसको खाता जाता है। तो वो तो ये बहुत अच्छा आपने ताना बाना बुना है एक अलग विषय को लेकर। हाँ, तो ये कील को मैंने बिंब की तरह इस्तेमाल किया है। क्या बात है। जैसे नहीं, कील छुपती रहती बिल्कुल है। मैं यहाँ पे दर्शकों से कहूंगी भी कि आपकी ये जो दो कहानियां हैं, उडारी और कील, वो जरूर से पढ़ें या फिर यूट्यूब पर सुने। मैं आपसे अगला जब तक प्रश्न पूछूं कि आप कब लिखती हैं और लिखने का क्या मुख्य कारण है, उससे पहले अ, आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। रूट्स के प्रतिबिंब की तरफ चलते हैं, हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, और देखते हैं कि यादों के गलियारे में आपकी क्या है। तो ये रहा रूट्स के प्रतिबिंब। उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपकी यादें हैं वो तरोताजा हो गई होंगी। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अब आप बताएं कि लिखने का मुख्य कारण क्या है। हाँ, अब आप प्रेरणा मुझे तो अपनी पहली कहानी से मिली। हम्म। कि जब मैंने उसकी तारीफ सुनी तो मुझे ऐसा लगा, मेरे मन में जो उद्गार उठे हैं, जैसे दिवाली का अनार होता है ना, उसको तुम माचिस लगाते हो तो उसमें रंग बिरंगे फुलझड़ियाँ उठती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, फिर मैं रुकी नहीं। बिल्कुल, और ये हम सबको आपसे सीखना चाहिए। हाँ, वो जो पहली कहानी से मुझे प्रेरणा मिली है ना, उससे उसके बाद मैं निरंतर लिखती रही हूँ। वो कहानी थी मेरी वे चार पराठे। और ये कहानी मेरी इतनी पसंद की गई है, मुझे छत्तीसगढ़ से पत्र आए लोगों के हैंड हैंड रिटर्न, क्या बात है। हैंड रिटर्न पत्र आए। मेरे मेरे पते के ऊपर मुझे कितने पत्र आए लोगों के कि उनको ये कहानी बहुत पसंद आई। ये एक सिंपल सी घरेलू कहानी थी, तो उस कहानी ने वर्क्स वंडर। क्या बात है।
दिवाली के पटाखे की तरह उसने काम किया मेरे साथ। अब मैं लिखती क्यों? अब मेरे दिमाग में जब कोई मेरे मन को बात छू जाए हम्म। तो वो मुझे कचोटती रहती है, मैं उसके बारे में सोचती रहती हूँ। सामाजिक मुद्दे मुझे बेचैन कर देते हैं। सामाजिक हो या स्त्री से संबंधित समस्याएं मुझे बेचैन कर देती हैं, मन में उद्गार उठते रहते हैं। वही मुद्दे दिमाग में पकते रहते हैं, धीरे 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 धीरे, जब तक मैं उनको पेपर के ऊपर नहीं निकालती। उन मुद्दों पर मैं ताना बाना बुनती रहती हूँ। इस प्रक्रिया में मुझे 2-3 हफ्ते भी लग जाते हैं, 2-3 महीने भी लग जाते हैं। कई बार तो ज़्यादा समय भी लग जाता है कि जब तक मुझे तसल्ली नहीं हो जाती उस तब उसके बाद मैं कागज़ पर उतर देती हूँ। क्या? कहानी लिखना मनोस्थिति और मूड पर निर्भर करता है। मेरी कहानियों में तुम हो, मैं हूँ, आप हो, समाज है, ट्रांसवेंडरस्टाइल है, जमादार है, सब है कहानी। बहुत अच्छा लगा यह जानकर। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ। अरुणा जी, बहुत तेजी से समय जा रहा है हमारे हाथों से फिसल कर। तो मैं आगे आपसे मैं बहुत बातें करने वाली थी, बहुत कुछ था मेरे पास। मैंने सोचा था कि आपसे आपकी कविता भी सुनूंगी, बट समय हमारे पास बहुत कम है। तो मैं अपने अगले सेगमेंट में जाना चाहूंगी और आपसे पूछना चाहूंगी। रैपिड फायर ये हमारा प्रश्न है, कुछ मेरे पास प्रश्न है। आपको जो पसंद है वो आप बताइएगा, ठीक है? चले। आपको क्या पसंद है, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मिठाई या नमकीन? झरना या नदी? झरना। पढ़ना या लिखना? लिखना। बोलना या सुनना? सुनना। हंसना या हंसाना? हंसना। उपहार या सम्मान? सम्मान। तो यहाँ पे मैं रूस टू हिंदी परिवार की तरफ से छोटा सा आपको एक स्नेह पत्र देना चाहती हूँ। उसके बाद से मैं आपसे पूछूंगी कि आप हमारे नए लेखक जो कि देश भारत से बाहर रह के लिख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी। लेकिन ये एक छोटी सी भेंट हमारी तरफ से, आप इसे स्वीकार करें। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे नए लेखकों को क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि समय बहुत कम है। आप कोई भी दो शब्द कुछ भी कहना चाहें, दर्शकों से या फिर नए लेखकों से, या जो आपको सुन रहा है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि खूब पढ़ो, खूब पढ़ो और अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ो। केवल भारतीय लिटरेचर नहीं, पूरे जग का लिटरेचर पढ़ो तो आपको अच्छा लगेगा। तो और लेखक में जिसमें समाज के लिए संदेश हो और जो आपके मन को छू जाए, संदेश का होना बहुत जरूरी है। क्या सही कहा आपने। हाँ, जब लेखन करते हो उसको पकने दो, डोंट रश। दिमाग में ताना बाना बुनते रहो और कंटिन्यूटी, निरंतरता उसमें बनी रहे। जब मेक श्योर जब कहानी लिखते हो ना तो निरंतर बनी रहे। और कहानी जो है वो कहा नहीं, हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, कहा नहीं से कहानी क्या पाठक को बात है। दो। और कहा नहीं। जैसे जैसे पाठक को धीरे 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 कहानी बढ़ती जाएगी तो उसमें पाठक का इंटरेस्ट बना रहता है। और खुद पढ़ो, मेक श्योर आपको तसल्ली होनी चाहिए, आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए।
बिल्कुल सही कहा। आपके इन सारी सलाहों को मैं और हमारे साथ जो भी सुन रहे हैं उनको अपने पास रखते हैं। और अरुणा जी, मैं यहाँ पे अब एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे इस रूट्स टू हिंदी परिवार के इस कार्यक्रम रूट्स की बातों में आप आए। तो एक बार मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और साथ में हमारे उन सभी दर्शकों का जो हमें देख और सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।